बाद जो है सीआर इक्वेशन को डेरिवेट मतलब पूरा डेराइव करेंगे और उसका डेरिवेशन देखेंगे कैसे होता है। अच्छा, एक चीज कंफर्म समझ लो कि सीआर इक्वेशन जो है 110% श्योर है कि अगर लास्ट ईयर आपका एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था तो आया होता तो इस साल के लिए एक क्वेश्चन फिक्स है सीआर इक्वेशन का पूरा प्रूफ, या तो 5 मार्क्स में आएगा या तो 10 मार्क्स में आएगा सीआर इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा पुरानी बातों को रिवाइज कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बताया था एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन हमने आपको बताया था और हमने बोला था कि एनालिटिक फंक्शन किसको बोलेंगे। तो हमने आपको ये बताया था कि एनालिटिसिटी जो होती है वो एक डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। एनालिटिसिटी इज द डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी। ओके, मतलब ये कि अगर जो है डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो डिफरेंशियबिलिटी इज द डोमेन पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी, बट एनालिटिसिटी इज द डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी। जैसे हमने ये कहा था कि आपके पास कोई जो है एक पॉइंट जेड नॉट है, जैसे सपोज फॉर आपके पास ये एक डोमेन है, ठीक है, आपके पास एक डोमेन है। डोमेन मतलब कि एक प्लेन है, एक लेमिना है और ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना। देयर आर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मतलब जैसे मैंने ये डॉट डॉट लगा रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। बस एक बार डिफिनेशन में क्लियर कर दूंगा फिर हम आगे जो है सेल इक्वेशन पे ही अप्रोच करेंगे। तो फिलहाल जो हमने ये बताया था कि आपके पास जो एक लेमिना है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमको एनालिटिसिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, उसके अराउंड जो है एक डेल्टा नेबरहुड क्रिएट करेंगे, ओपन डिस्क ड्रा करेंगे और उसमें अगर सारे पॉइंट पे मतलब उसके नेबरहुड में हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हो तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डेरिवेटिव एनालिटिक एट दैट पॉइंट। अब समझ लो जरा, ये कंप्लीट हो जाए फिगर। थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा मैंने डोमेन बना दिया। आपको प्रॉपर दिख रहा है बोर्ड पे, कोई ब्लर वगैरह कुछ नहीं आ रहा है ना? देखो यहाँ तो सब कुछ क्लियर है, यहाँ तो सब कुछ क्लियर है सर। अगर कुछ होगा तो नेटवर्क इशू आपके साथ है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कहा था कि अगर सपोज कोई ये डोमेन डी है, आपके पास कोई फंक्शन एक एफ ऑफ जेड है जिसे हम कहेंगे एट जेड नॉट। इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया जेड नॉट। अब इस पॉइंट पे एनालिटिक तब बोलेंगे जब इसके अराउंड मैंने जो है क्या किया, एक डेल्टा नेबरहुड क्रिएट किया और यहाँ पर हमने जो है एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जो है बोलेंगे अ फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक एट पॉइंट z नॉट इफ z माइनस z नॉट कर लो। हमने जब डिफिनेशन दिया था तो यहाँ पे a लिखा था, ठीक है, यहाँ पे हमने a लिखा था और हमने यहाँ पे सपोज किया था कि z इज इक्वल टू a, ठीक है। अब फंक्शन f ऑफ z इज सेड टू बी एनालिटिक एट z इक्वल टू a if we draw open disk around that point, this point। और इसके बाद क्या करेंगे, in its neighborhood at every point, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करे, ठीक है। ये हमने ओपन डिस्क ड्रॉ किया और ओपन डिस्क में जितने सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं हर जगह फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। अब इसमें क्या है, कुछ जो है हमने कहा फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सेप्शनल पॉइंट, जो मैंने रेड कलर का बना रखा है, there are some finite number of exceptional point where differentiability does not exist, ठीक है। जो रेड कलर के पॉइंट्स है वहां पे डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उस पॉइंट्स को हम बोलेंगे क्या, सिंगुलर पॉइंट। तो हमने ये कहा था कि आपके पास अगर कोई फंक्शन f ऑफ z है तो अ फंक्शन f ऑफ z इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट z इक्वल टू a if we draw a neighborhood z minus a is less than delta। नेबरहुड का मतलब ओपन डिस्क ड्रा किया स्मॉल रेडियस का। अब इस नेबरहुड में हर एक पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स के नेबरहुड में आएंगे, मैंने यहाँ पे एक जो है डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर दिया। देखो पॉइंट्स तो इधर भी है, पॉइंट इधर भी है, पॉइंट ऊपर भी है, पॉइंट ऊपर भी है, लेकिन इस ए का नेबरहुड क्या होगा, जो इसके जस्ट एडजेसेंट पॉइंट होंगे, मतलब जस्ट कर्वी वाले पॉइंट। तो मैंने कर्वी वाले पॉइंट डेल्टा नेबरहुड ले लिया। अगर बात करें तो ये बहुत छोटा सा होगा, इतना छोटा सा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो मतलब थोड़ा सा बड़ा बनाए क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे जितने सारे पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो ए पर बोला जाएगा एनालिटिक, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक बोलने का मतलब ये है कि उसके डेल्टा नेबरहुड में जितने भी सारे पॉइंट्स आएंगे सारे पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हमने डिफरेंस आपको बताया था कि फंक्शन f ऑफ z इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट z इक्वल टू a if
it is differentiable at every point of its neighborhood z minus a is less than delta। तो हमने बोला था f dash z exist at each point, ठीक है, हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए। डेफिनेशन आपको समझ में आई। फिर हमने बोला था कि देयर आर सम एक्सेप्शनल पॉइंट वेयर डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल पॉइंट होंगे जहां पर डिफरेंशियबिलिटी नहीं आएगी और उनका जो काउंटिंग होगा वो फाइनाइट होंगे। देयर आर सम फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सेप्शनल पॉइंट वेयर डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी। दैट आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ जेड। इतनी बात समझ में आई? सर एग्जाम्पल भी बता दीजिए क्वेश्चन। एग्जाम्पल भी बता देते हैं, ओके। एग्जाम्पल हमने ये कहा कि एफ ऑफ जेड लिए और हमने 1/z कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पे क्या है, ये जो फंक्शन है नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइंड ही नहीं है, तो जो फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है डिफरेंशियबिलिटी की हम बात नहीं करेंगे। इज इट ओके? अगर फंक्शन जो है 1/z ले लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0, मान लो यहाँ पे कहीं 0 आ गया, ठीक है, तो ये पॉइंट 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मतलब कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल 0 पे बस नहीं है, बाकी अपने नेबरहुड में हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो दिस इज एन एनालिटिक फंक्शन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, ठीक है। आगे मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लगभग जितने भी 2011 से लेकर 2018 तक के जितने भी आपके नेट के क्वेश्चन आए होंगे एनालिटिक फंक्शन, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा और एक दिन क्लास लेकर उसको समझा भी दूंगा। इज इट ओके? फिलहाल बस इतना समझो कि एनालिटिसिटी इज द डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी, और किसी भी फंक्शन को एनालिटिक बोलने के लिए हमको ये बताना पड़ता है कि वो अपने डेल्टा नेबरहुड में हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और कुछ अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सेप्शनल पॉइंट आते हैं जहां पर डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसे हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन थोड़ा टफ लग रहा है, नहीं डेफिनेशन तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे याद कर लो ना कि आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ जेड है, उसे किसी पॉइंट पे एनालिटिक तब बोलेंगे जब उस पॉइंट के अराउंड डेल्टा रेडियस का ओपन डिस्क ड्रा करेंगे और उस डिस्क पे जितने भी सारे पॉइंट्स आएंगे हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, तो फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब कि डिफरेंशियबिलिटी एक पॉइंट पे चेक करते हैं और एनालिटिक बोलने के लिए उस पॉइंट के नेबरहुड में सारी जगह डिफरेंशियबिलिटी आनी चाहिए। इतनी सी बात है बस। अब आगे जो है आगे बस क्या है, क्या हुआ, एनालिटिक क्यों कहते हैं? एनालिटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी मिल रही है। ये तो डिक्शनरी में बताया गया। जैसे आपको रजत क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका नाम रजत है। भाई एनालिटिक की तो पढ़ रहे हो, क्लोज डिस्क पे नहीं होगा। देखो क्लोज डिस्क पे इसलिए नहीं होगा अंकित क्योंकि क्लोज डिस्क पे बाउंड्री पॉइंट भी आते हैं, ठीक है, और बाउंड्री पॉइंट के अगर आप नेबरहुड ड्रा करोगे तो कुछ बाहर से, मान लो अगर क्लोज डिस्क हम ले लें, आपका क्वेश्चन क्लोज डिस्क है, मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, अब इसका अगर हम डेल्टा नेबरहुड ड्रॉ करते हैं तो कुछ पॉइंट्स तो बाहर चले जाएंगे ना, जो कि हमको डिफाइंड ही नहीं है। हमने एक डोमेन में फंक्शन डिफाइन किया है, तो हम हमेशा इंटीरियर पॉइंट पे ही बात करेंगे, हम कभी बाउंड्री पॉइंट पे बात नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई? हाँ हाँ सर, रेडियस तो बाउंड्री पॉइंट से ही ले रहा है ना? कहाँ पे बाउंड्री पॉइंट से रेडियस ले रहे हैं? ये जो ए पॉइंट है ये इस डोमेन में क्या है, एकदम अंदर है। जो ए पॉइंट है वो यहाँ पे थोड़ी ना है। क्लोज डिस्क अगर लेके चलते हो तो ये जो एक्सेप्शनल पॉइंट आ रहे हैं वो अगर इस क्लोज डिस्क पे आ जाएं तो इनकी डिफरेंशियबिलिटी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, लेस देन है। डेफिनेशन देखो भाई, आप डेफिनेशन नहीं चेंज कर सकते हो। जेड माइनस ए अगर लेस देन डेल्टा दिया है तो हम तो इसको ओपन डिस्क ही बोलेंगे, डेफिनेशन तो आप चेंज कर नहीं सकते हो। अब इसके आगे बढ़ा जाए? यस सर, क्लियर सर। आगे बढ़ते हैं और सीआरई क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सारे उलझनों का जो है समाधान हो जाएगा सीआरई क्वेश्चन पढ़ते ही। ये जो पढ़ रहे हो ये सिर्फ फीलिंग की बात है, बट मैथमेटिकली कैसे इसको दिखाओगे वो सीआरई क्वेश्चन में बताएगा। अब देखो आगे जैसे ही हम लोग बढ़े तो एनालिटिक फंक्शन पे जो है
सीआर इक्वेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉशी रीमान इक्वेशन, ठीक है। कॉशी भी एक मैथमेटिशियन थे और रीमान भी एक मैथमेटिशियन थे, आपको पता है। दोनों लोगों ने कंबाइंड फॉर्म में रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, अगर आपके पास कोई जो है जेड है, आपको पता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। अच्छा, अगर आपके पास एफ ऑफ जेड है तो आप लिखते हो u प्लस आई भी लिखते हो, जहां पे u जो है वो भी फंक्शन एक्स वाई का होता है और जो v होता है वो भी फंक्शन जो है एक्स वाई का होता है, ठीक है। तो अगर ये आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड दिया हो, ठीक है, तो इसको एनालिटिक तब बोलेंगे जब ये डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाए और साथ में डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स मिल जाए। और इसी को हम बोलते हैं सीआर इक्वेशन। आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वी, यहाँ पे वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन का ये भी तरीका है, यहाँ पे यू यहाँ पे वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। जो नीचे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में एक्स आ रहा है, मतलब ये कि इसके विद रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। अब देखो आगे समझो सीआर इक्वेशन क्या होता है। देखो सीआर इक्वेशन ये कहता है कि सीआर इक्वेशन, अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है, इफ एनी फंक्शन विच इज एनालिटिक then it is guaranteed that its hold CR equation. CR equation is the necessary condition for the any function to be analytic. अगर किसी को एनालिटिक होना है तो CR equation पढ़ना है, ठीक है। जैसे समझो ऐसे कि अगर मान लो आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उस कॉलेज में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो CR equation को सेटिस्फाई जरूर करेगा, ठीक है। और अगर साथ में CR इक्वेशन ये जो आपको मिल रहा है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, या फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, या फिर ये भी जो चारों के चारों पार्शियल डेरिवेटिव हैं, अगर वो कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं तो CR इक्वेशन को हम बोल देते हैं क्या, सफिशिएंट प्रॉपर्टी, ठीक है। आप जो है इसमें अंतर समझ पाते हो, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन, अंतर समझ पाते हो इसमें? जरा मुझे पहले ये बता दो। देखो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है और सफिशिएंट क्या होता है, बस ये समझ लो तो काम बन जाएगा। नेसेसरी कंडीशन ये कहता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा। नेसेसरी कंडीशन सिर्फ इतना बोलता है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करे मतलब आपको ऐसा चीज मिल जाए, और साथ ही साथ ऐसा मिलने के साथ साथ क्या हो कि जितने भी ये पार्शियल डेरिवेटिव हैं चारों के चारों, ये चारों के चारों पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो सीआर इक्वेशन जो आपको ये मिल रहा है ये नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन हो जाता है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब सिर्फ इतना है कि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही एनालिटिक हुआ है। ये नहीं कि ये सेटिस्फाई कर लेगा तो एनालिटिक हो जाएगा, एनालिटिक है तब ये होगा तो एनालिटिक की गारंटी नहीं है। ये होगा इसके साथ कॉन्टिन्यूअस होगा तब एनालिटिक की गारंटी होगी, अदरवाइज एनालिटिक नहीं बोलेंगे। एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम एनालिटिक नहीं बोलेंगे जब तक कि हम इन चारों पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्टिन्यूटी ना चेक कर लें। कोई भी फंक्शन एनालिटिक तब होगा जब वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और साथ साथ डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई और माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये सब के सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो। आगे जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। फिलहाल अभी एक चीज इसको याद करने का तरीका सीख लो। ऐसे u लिखो, यहाँ पे v लिखो, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो, ठीक है। अगर u का पेयर जो है x के साथ सीधे सीधे बना रहे हो तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, नो माइनस साइन। लेकिन अगर जो है आपके पास ऐसे तिरछा बना रहे हो तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देना, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस, और जो बचा रहेगा इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अक्सर ये भूल जाता है, जब आप दूसरे तीसरे चैप्टर पे जाओगे तो आपको सीआर इक्वेशन भूल जाएगा, ठीक है। हमने अनुभव से आपको बताया है, ऐसा हम लोग के साथ होता था कि जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ते थे तो सीआर इक्वेशन भूल जाता था। अभी पोलर फॉर्म का सीआर इक्वेशन और भी आपको टफ आने वाला है। फिलहाल सीआर इक्वेशन समझ में आया कि नहीं, सीआर इक्वेशन क्या होता है? यस सर, क्लियर है। लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा था। अब हमें ये प्रूफ करना है, ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये प्रूफ करना है। इसका प्रूफ देखेंगे
और प्रूफ आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रूफ ऑलमोस्ट जो है 10 मिनट्स का है, मतलब 5 to 8 मिनट तो मिनिमम लगेगा। मैं कितनी भी तेज लिखूंगा तो इतना लगेगा, लेकिन साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कि लेट, ऐसे आपको प्रूफ क्या करना है, आपको थ्योरम लिखना है। थ्योरम आपके सामने ये दिया रहेगा कि द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन to be analytic the necessary condition for a function to be analytic is that analytic के लिए क्या चाहिए, del u upon del x is equal to del b upon del y, कॉमा करके del u upon del y is equal to minus del b upon del x। देखो कभी कभी एग्जाम में ये कहेगा कि स्टेट एंड प्रूफ सीआर इक्वेशन, कभी कभी आपको एग्जाम में ये बोलेगा कि स्टेट एंड प्रूफ सीआर इक्वेशन, और कभी कभी ये कहेगा आपको ये स्टेटमेंट दिया रहेगा और इसी को प्रूफ करना रहेगा, आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आगे लिखा रहेगा प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या है, ऐसे लिखा रहेगा del u upon del x, del v upon del y, del u upon del y and del v upon del x exist। भाई एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप प्रूफ करेंगे, ये प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब जरा ध्यान से समझ लो, अगर मान लो इसके जगह पे आपको ये दिया हो, मैं यहीं पे और करके लिख दूं क्या, मैं छोटा सा लिख देता हूं और करके, ux इज इक्वल टू वी वाई दिया हो और साथ में ui इज इक्वल टू माइनस vx दिया हो, तो आपको घबराना नहीं है। जो ऊपर मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है सेम वही मैंने रेड मार्कर से लिखा है, नोटेशन बस थोड़ा सा चेंज है। प्रॉपर दिख रहा है रेड कलर में कि नहीं दिख रहा है, जरा मुझे ये बता दीजिए। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक, मतलब एनालिटिक लेके चले तो ये प्रूफ हो जाएगा। हमने क्या कहा, नेसेसरी कंडीशन, मतलब कि आपको एनालिटिक लेके चलना है और इस बात को प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रूफ को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे कि लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन, लिखेंगे कि लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन डी। हमने एफ जेड को ले लिया। अब एफ जेड की वैल्यू क्या होने वाली है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू आपको पता है u प्लस आई वी, ठीक है। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, वेयर यहाँ पे लिख देंगे वेयर u एंड b बोथ आर फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर x और y का फंक्शन होगा तभी तो हम पार्शियल डेरिवेटिव कर पाएंगे। अगर ये z और k का फंक्शन हो जाए तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। u और v बोथ आर फंक्शन ऑफ x एंड y, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट, यहाँ पे दिख रहा है ये, लेट डेल्टा u एंड डेल्टा v बी द इंक्रीमेंट, be the increment in u and v। डेल्टा u और डेल्टा v, u और v में इंक्रीमेंट होगा जब, ठीक है, रेस्पेक्टिवली corresponding to x एंड y, यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा x एंड डेल्टा y इन x एंड
y रिस्पेक्टिवली। बात समझ पा रहे हैं? हमने सबसे पहले ये कहा कि आपके पास कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, इसको हमने एनालिटिक लेके चला। अच्छा, एनालिटिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एनालिटिक तभी प्रूफ कर पाएंगे जब हमको डेरिवेटिव निकालना हो। तो आप जब डेरिवेटिव निकालते थे तो देखो हमने ये कहा कि u में इंक्रीमेंट डेल्टा u होगा, v में इंक्रीमेंट डेल्टा v होगा, किसके साथ? जब x में इंक्रीमेंट डेल्टा x हो और y में इंक्रीमेंट डेल्टा y हो, क्योंकि ऑलमोस्ट u और v किस पे डिपेंड कर रहा है? x y पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे। तो जब x में इंक्रीमेंट डेल्टा x होगा, y में इंक्रीमेंट डेल्टा y होगा, तो ऑटोमेटिकली u और v में इंक्रीमेंट डेल्टा u और डेल्टा v हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? अब देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा के, स्टेटमेंट हो गया है क्या? मैं थोड़ा सा मिटा के आपको पुरानी चीजें याद दिलाना चाहता हूँ। यस सर। ठीक है, देखो थोड़ी सी पुरानी चीज याद दिला दूंगा, बस इतने से जगह में याद दिलाऊंगा मैं, तो आपका काम बन जाएगा। जब आप डिफरेंशिएशन करते थे आपको पता था ना, आप लिखते थे ऐसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लेके चलते थे। समझ पा रहे हैं? यस सर। जहाँ पे h जो है थोड़ा सा छोटा सा इंक्रीमेंट था, तो अगर इसके बिहाफ पे हमको यहाँ चलना होगा तो सेम ये पैटर्न फॉलो करेंगे। तो पहले हमको f ऑफ x प्लस एक चाहिए। अब हमको देखो, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, इसको अगर हम एनालिटिक दिखाएंगे तो हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फाइनली हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए f ऑफ z प्लस डेल्टा z, ठीक है, माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z। हमको कहीं ना कहीं यही चाहिए, हमको इसी पे वर्क करना है। और इसको इस पे वर्क करने के लिए हम ये सारी भूमिका बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। के लिए भूमिका बना रहा है। अभी आपको समझ में आएगा। जैसे एक बार मैं पूरा डेरिवेशन कर दूंगा आपको लगेगा कि बहुत इजी था। ठीक है, बिल्कुल, अभी बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अब देखो सर, अभी तक कितना समय प्रूफ क्या बोल रहे हैं बाबू? सर, जो अभी को प्रूफ मतलब जो फार्मूले के पहले जो बताया था, जो प्रूफ हम बता चुके हैं, थोड़ा समझा दीजिएगा सर, मेरा कट गया था। अच्छा ठीक है, सुनो, पहले एक बार मैं पूरा कर लूं, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। बस थोड़ा सा धैर्य रखेंगे रजत जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अब देखो अगर इंक्रीमेंट लेके चले तो हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू, देखो अगर z में डेल्टा z इंक्रीमेंट हो रहा है तो साथ साथ u प्लस डेल्टा u हो जाएगा और माइनस i v प्लस डेल्टा v हो जाएगा इंक्रीमेंट लेने के बाद। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ, अब हम आ जाएंगे मेन काम पे, f ऑफ z प्लस डेल्टा नेगेटिव साइन क्यों लगा? अच्छा, प्लस होगा ओके। एक्चुअली अभी हम ये कर रहे थे ना कि f ऑफ z प्लस डेल्टा माइनस ऑफ z, तो वहां से चीजें थोड़ी सी मिसमैच हो गई। अगर हम ये लिख के चल रहे हैं f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन ये, तो f ऑफ z प्लस डेल्टा z की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? u प्लस डेल्टा u प्लस i v प्लस डेल्टा v। इसकी वैल्यू हमने यहां से लिखा और इसकी वैल्यू हम ऊपर से लिखेंगे, तो माइनस u प्लस आई वी और अपॉन में डेल्टा जेड की सिर्फ वैल्यू लिखनी है। ठीक है सर, माइनस आई वी ऐसे करना है। अब ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहां तक ठीक है ना? देख लो भाई एक बार। यस सर। ठीक है, अच्छा एक लाइन और इसको हम सॉल्व करें। ढेर नीचे दिख रहा है ना, यहां से मैं u ले लूं और प्लस यहां से मैं i इंटू वी ले लूं, एक पास कर लिया, और प्लस मैं डेल्टा u प्लस आई डेल्टा v एक पास कर लूं और माइनस u प्लस आई वी कर लूं और अपॉन में मैं डेल्टा z कर लूं। तो ये वाली जो वैल्यू है और जो ये वाली वैल्यू है सेम वैल्यू है, इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। यस सर। f ऑफ z और ये f ऑफ z अपॉन ये डेल्टा z। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बड़े ध्यान यस से सर, आ समझना। यस सर। अच्छा आप देखो, अब हमारे पास क्या बचा है, f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन में डेल्टा z है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा u प्लस आई वी, u प्लस आई डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। समझ पा रहे हो? देखो yes, मैं जूम मीटिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड में ये जो डेल्टा जेड है ना,
जो डेल्टा जेड है, जो डेल्टा यू डेल्टा वी है, ये बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। तो क्या ये लिमिट टेंड्स टू 0 कर सकते हैं? छोटी क्वांटिटी है तो इधर लिखेंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में लिखेंगे डेल्टा जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, इधर डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। अब ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, ये कुछ और नहीं एफ डैश जेड की बात कर रहा है। अगर हमने लिमिट जेड टेंड्स टू 0 कर दिया, मतलब ये जेड के डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड ये टोटल वैल्यू जो इतना है, मैं थोड़ा सा घेरा लगा दूं, ये टोटल जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब यही होता है, जेड पे डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। और इधर आ जाओगे तो थोड़ा सा मैं ऐसे कर लूं, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, देखो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड कर सकते हैं प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड कर सकते हैं। दिख रहा है कोने तक? यस सर, यस थोड़ा सर। सा मैं अब दिख रहा है ना? हमने क्या किया, बस जी सर। इसको अपॉन इसके साथ कर दिया है प्लस आई और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड कर दिया है। ऑब्वियसली जब प्लस करोगे तो दोनों का एलसीएम सेम होगा, वही आ जाएगा, ऊपर वही आ जाएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। अब इसका कोई एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है? तो मैं इसको इरेज करके और इससे आगे की कहानी बताऊं। देखो आपका प्रूफ ऑलमोस्ट हो चुका है। इसको हो गया सर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट हो गया? देख Yes, लेना sir. स्क्रीनशॉट में हम तो नहीं आ गए हैं। सर सर हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम, बोलिए आप। सर जो आपने लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है वो नहीं समझ आया, वो कैसे लिखा है? कौन सा? ये लेफ्ट हैंड साइड, यस ये वाला देखो, हमको क्या करना है, एनालिटिसिटी चेक करनी है, ठीक है? तो हम एनालिटिसिटी का मतलब क्या है कि जेड पे एनालिटिसिटी चेक करनी है, तो हम जेड पे डिफरेंशिएशन चेक करेंगे। और अगर जेड को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपने क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर आपको एक्स पे डिफरेंशिएशन चाहिए तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लेके चलते थे और लिमिट एच टेंड्स टू 0 होता था। यहाँ पे एच बहुत छोटी क्वांटिटी, तो अगर यहाँ पे आपने जेड किया तो जेड के साथ में यहाँ पे डेल्टा जेड आएगा, यहाँ पे आपका जेड होगा, यहाँ पे आपका डेल्टा जेड होगा और यहाँ पे भी आपका डेल्टा जेड होगा। तो ये डिफरेंशिएशन का पैटर्न है क्लास 11 12 में। भैया नीचे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम फोन करवा देंगे। ठीक, फोन करवा देंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? मैंने यहीं से इसको लिखा है, डिफरेंशिएशन मैंने चेक करा है। सर हाँ मैथ्स की क्लासेस का टाइमिंग यही रहेगा सर, 5 से ही ना? देखो, अब एक काम करो, हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप पे नंबर है, आप जितने लोग को टाइमिंग का वो होना, आप उसको एक बार टाइमिंग दो। जो सबका टाइमिंग क्लास ना करे, मैं वो टाइमिंग रखा देखो, मैं तो 24/7 खाली हूँ। रात को 12 बजे सर कहेंगे 12 बजे क्लास ले लेंगे, बस आप लोग पढ़ने तैयार रहो। ऑलरेडी मैं 5:50 पे क्लास रखा था और कोई क्लास में अवेलेबल नहीं था, मतलब बहुत कम लोग थे, कोई नहीं, फिर भी 52 53 बच्चे थे। लेकिन कहाँ 90 बच्चे हो, 50% जनसंख्या हो तो मजा नहीं आता है, लोगों को छूट जाता है ना। तो देखो टाइमिंग का जिसका इशू होगा, मॉर्निंग में मैं पूरा खाली हूँ, सुबह 7 से लेकर 10 तक, और इवनिंग में 5 से लेकर 6 तक खाली हूँ, 5 से लेकर 7 तक। तो जो होगा बता देना। अब यहाँ से हम आगे अप्रोच करें, इक्वेशन 1 के आगे, यहाँ से हम आगे Yes, बढ़ते हैं। sir. रात को 12 Yes, sir, yes, sir. बजे है विजय बाबू। अब देखो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम लिखते हैं क्या यहाँ पे कि एफ ऑफ, यहाँ पे दिख रहा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, हमने लिख दिया लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिखा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ तक हम पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट। आई अब छूट देखो गया यहाँ पर हम सर। क्या करेंगे, क्या हुआ? आई छूट रहा। अच्छा हाँ, आई भूल गया। अरे भाई आई को नहीं भूलना है, आई मीन्स हम खुद को भूल जा रहे हैं। अब देखो जैसे मान लो आपको किसी पॉइंट जेड पर पहुंचना है, ठीक है? थोड़ा सा समझ लेना, एक्स वाई एक्सिस है और यहाँ पे कोई पॉइंट आपको जेड मिलता है, तो यहाँ पहुंचने का जो रास्ता होगा वो आप एक्स एक्सिस से होकर भी जा सकते हो इसके पास, आप वाई एक्सिस से भी होकर इसके पास जा सकते हो। तो जब आप एक्स एक्सिस से होकर जाओगे तो उस टाइम में वाई की वैल्यू 0 होगी। समझ पा रहे हो? जब आप Yes, जेड sir. पे अप्रोच करोगे Yes, sir. एक्स एक्सिस की तरफ से तो वाई की वैल्यू 0 होगी, और जब वाई एक्सिस से जेड की तरफ अप्रोच करो तो एक्स की वैल्यू 0 लेके चलेंगे।
थोड़ा सा बस यही आपको यहाँ पे समझना था, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस डेल्टा जेड कैन अप्रोच, लिखेंगे सिंस डेल्टा जेड कैन अप्रोच बाई एनी पाथ। अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है, मैथ पे फोकस करना। अब लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मीटिंग बीच में खत्म हो जाती है तो फिर से ज्वाइन जरूर हो जाना, क्योंकि बड़ी ही मजेदार ये मतलब डेरिवेशन है। अगर अलोंग एक्स एक्सिस करते हो तो आपको पता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस जाओगे तो वाई की वैल्यू 0 होगी, तो जेड इक्वल टू एक्स मिलेगा, और साथ ही साथ डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स मिलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, यस सर, आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस मतलब कि जेड इक्वल टू एक्स सर। प्लस आई एक वाई बार होगा। फिर से बताइए इसको। बता रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात कर रहे हैं। हमारा कोई पॉइंट अगर जेड यहाँ पे है तो इसके पास पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो मैं एक्स एक्सिस जाऊं या तो मैं वाई एक्सिस जाऊं। तो जब मैं एक्स एक्सिस से अप्रोच करूंगा तो मैं इस पे चल रहा हूं, यानी कि वाई पे कुछ नहीं चल रहा हूं, तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, जब मैं वाई एक्सिस से अप्रोच करूंगा, यहाँ पे जाके फिर इसको देखना चाहूंगा, तो मैं उस टाइम एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं चल रहा हूँ, तो अलोंग एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, जेड इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और अगर डेल्टा जेड करेंगे तो डेल्टा एक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस सर। सर आपको पॉइंट पे जाना है तक पहुंचे कहाँ? हाँ सर यही बात है, अगर पॉइंट पे पहुंच रहा है तो फिर हम सर पॉइंट पे पहुंचना है ना सर, तो हमको दोनों एक्सिस शो करके जाना पड़ेगा। सुनो बता रहे हैं, यहाँ पे जेड पॉइंट है, हम सिर्फ एक टाइम में एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग टाइम में वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं कि पॉइंट बहुत दूर है, पॉइंट बहुत पास में होगा, डिफरेंशिएशन बहुत छोटी चीज होती है। अभी फिलहाल इसको समझो, अभी तुमको बताते हैं, एक क्वेश्चन से इसको सही करेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप जो है एक्स एक्सिस के रूट से चल रहे हो तो y इक्वल टू 0 मिलेगा, बस इतनी सी बात समझो, ठीक है। आगे हम बढ़े। यस सर, बिल्कुल बढ़िया। यस सर। हम चाहते हैं इसी मीटिंग में ये प्रूफ पूरा हो जाए, अगली मीटिंग अरेंज ना करनी पड़े, अगली मीटिंग को छोड़ पड़ेंगे यहाँ पे। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो y की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, यहाँ पे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, आई यहाँ पे रहेगा साथ में, ठीक है। अब एक काम और करेंगे, जब हम अलोंग एक्स एक्सिस चल रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा एक्स जेड इक्वल टू एक्स, तो डेल्टा जेड की वैल्यू डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे जो आपको जेड मिला है इसको आप एक्स करेंगे, इसको आप एक्स करेंगे, और इसको आप एक्स करेंगे, ठीक है। अब एक चीज आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे कि अगर लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 होता है और डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई होता है, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐसी हो जाती है, तो इस स्मॉल डेल्टा को कैपिटल डेल्टा में चेंज कर देता है। ये क्लास 11 एनसीईआरटी में आपको डिफरेंशिएशन के टाइम में बताया गया होगा, आई थिंक चैप्टर नंबर 13 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े तो आज समझ लीजिए कि जब भी ये वाला डेल्टा टेंस टू 0 होगा और यहाँ पे डेल्टा की बात होगी, तो ये जो ऐसे एस टाइप का डेल्टा है ये ऐसे डेल्टा हो जाता है, इस टाइप का डेल्टा में चेंज हो जाता है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो ये आपका अलोंग एक्स एक्सिस, इसको इक्वेशन ए कर लेते हैं। अब जो है हम सेम काम करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, तो और डेल्टा वाई मिलेगा, ठीक है। अब अगर इसको हम यूज करेंगे इस इक्वेशन 1 में, यूजिंग एबव इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश जेड वही रहेगा, ओके। इधर लिखेंगे लिमिट, जहां पे डेल्टा जेड है वहां पे आई डेल्टा वाई टेंस टू 0 करेंगे, इधर आ जाएंगे डेल्टा यू अपॉन आई डेल्टा वाई प्लस आई यहाँ रहेगा डेल्टा वी अपॉन आई डेल्टा वाई, यहाँ आई से ये आई कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही लिमिट अप्रोच करेंगे तो ये डेल्टा जो है,
जो ऐसे वाला डेल्टा है वो ऐसे वाले डेल्टा में आ जाएगा। तो आपको एफ डैश जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट यहाँ पे डेल्टा वाई टेंस टू 0 जो भी है इसको हटा देंगे अब, और अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे डेल्टा यू अपॉन आई डेल्टा, सॉरी आई तो रहेगा ही, और डेल वाई प्लस यहाँ पे आई आई कैंसिल तो डेल वी अपॉन डेल वाई। और एक चीज और समझ लो, जब यहाँ पे नीचे न्यूमरेटर में आई है और मैं आई ऊपर लिखना चाहूं तो मुझे आई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आई लिखता हूं तो नीचे आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, जिसके चलते यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग कि मुझे करके दिखाना पड़ेगा? यस सर समझ आ रही है। हाँ थर्ड ईयर में चले गए अब तो समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आई है और मुझे आई न्यूमरेटर में नहीं चाहिए होता है, जैसे 1 अपॉन अंडर रूट होता है तो रेशनलाइज करते हैं, वैसे 1 अपॉन आई होता है। अच्छा जैसे अगर आपको 1 अपॉन अंडर रूट कुछ होता है तो रेशनलाइज करते हैं रूट टू से, ऐसा होता है। तो ऐसे ही अगर आपको 1 बाई आई मिला हो तो इंटू आई करेंगे ऊपर और इंटू आई करेंगे नीचे, तो आई इंटू आई डेट इज -1 हो जाएगा और ऊपर आई हो जाएगा। तो ओवरऑल सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सारे लोग तो कनेक्ट है ना? हाँ सर। अच्छा एक काम करिए, कोई एक बच्चा ऐसा करे कि लिंक यहाँ का शेयर कर दे ग्रुप में, अगेन हो जाएगा क्या आप लोगों से लिंक शेयर? यस सर। जरा लिंक एक बार ग्रुप में शेयर कर दो। एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी से, तो वो जो है शायद उसका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, एक बार जरा लिंक शेयर कर दीजिए तो आप लोग। कर दिया सर। आप यहाँ से क्या मिले? थैंक यू, चलो थैंक यू सो मच। एफ डैश जेड लिखेंगे तो अगर मैं आई को ऊपर लिखना चाहूं तो यहाँ पे लिख लूंगा माइनस आई, और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। ये इक्वेशन बी कर लो इसको, ठीक है? इक्वेशन बी कर लिए। आई इनवर्स नहीं होगा बाबू, देखो यहाँ दोनों को इक्वल दिखा देंगे। अगर 1 अपॉन आई है तो ऊपर भी आई कर लेंगे, नीचे भी आई कर लेंगे। ऊपर सिर्फ आई मिलेगा और नीचे आई इंटू आई डेट इज आई स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है तो ओवरऑल माइनस आई मिलेगा। हमने वही यहाँ पे यूज किया हुआ। इस आई को हमने ऊपर न ले जाने के बजाय आई इंटू आई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, हमको ओवरऑल माइनस आई मिल गया और यहाँ पे मैंने माइनस आई यूज कर लिया है। अब आपका प्रूफ आपके सामने है, अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है। अपने तीसरी आंख से देखिए आप लोग, इक्वेशन ए बी को कंपेयर कर देंगे। अगर यहाँ पे सर लिमिट यूनिक राइट हैंड साइड में देखो, इधर भी एफ डैश जेड है, इधर भी एफ डैश जेड है, और जो है लिमिट क्या होता है, यूनिक होता है। अभी आपने आपके क्लासमेट ने बताया, तो लिखेंगे कंपेयरिंग राइट हैंड साइड ऑफ ए एंड बी। अब देखो एक चीज और ध्यान देना, आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हो तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से करते हो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से करते हो, ठीक है? तो लिखेंगे कंपेयरिंग रियल पार्ट विथ रियल पार्ट, ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट विथ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? थोड़ा सा हमने शॉर्टकट कर दिया है। तो आपको ऐसे फाइनली क्या मिलेगा, देखो ये जो है आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स है रियल पार्ट। अच्छा इसमें रियल पार्ट क्या है, डेल वी अपॉन डेल वाई है, ठीक है? ओके, और इधर आई है आपका आई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई। आई से आई को हटा देंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए पहले यू लिख लेते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल वाई कर लेंगे इज इक्वल टू माइनस साइन इधर ले लेते हैं और डेल वी अपॉन डेल एक्स कर लेते हैं। आपके प्रूफ में यही तो लिखा था कि इसको प्रूफ करना है।
यस सर। हो गया? सर। चलो, बहुत बड़ी कहानी खत्म हुई। अब इसे एक बार हम समराइज करते हैं। आप मुश्किल से बस अपना 5 मिनट दीजिए, आपको याद हो जाएगा कौन सा स्टेप किसके बाद आएगा, ये मैं बताने वाला हूँ। देखो, रिवीजन बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स जो है बिना रिवीजन का नहीं होता है। रिवीजन करना छोड़ दोगे मैथमेटिक्स भूल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें दिया था, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आवाज प्रॉपर आ रही है? चलो, स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको स्टेटमेंट दिया है कि इफ fz is an analytic function then you have to prove that CR equation क्या था? del u upon del x is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x। आपको ये प्रूफ करना था। आपने स्टार्ट किया सबसे पहले कि let f of z is equal to u plus iv be an analytic function where u and v both are the functions of x and y। इतनी बात क्लियर हो गई? पहली लाइन आपकी खत्म हो गई। दूसरे लाइन में लिखे थे आप कि डेल्टा u and डेल्टा v be the increment in u and v corresponding to the increment delta x and delta y of x and y respectively। इतनी बात खत्म हो गई। फिर आपको क्या करना था? f of z इक्वल टू आपने u प्लस iv लिखा था। अब नीचे क्या करेंगे? f of z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू u प्लस डेल्टा u प्लस iv प्लस डेल्टा v। आपका एक ही क्वेश्चन ऊपर बना, एक क्वेश्चन नीचे बना। अब आप क्या करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी को अप्रोच करेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी में आपको बताया जाता है कि लिमिट z टेंड्स टू 0, तो अभी z टेंड्स टू 0 छोड़ दो। अभी सिर्फ आप क्या करो? f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z। अच्छा, f ऑफ z प्लस डेल्टा z की वैल्यू क्या थी? u प्लस डेल्टा u, ठीक है? मतलब u प्लस iv प्लस वो जो u प्लस डेल्टा u ब्रैकेट में प्लस iv प्लस डेल्टा v और फिर माइनस u प्लस iv। u प्लस iv से u प्लस iv कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या फाइनली? जो इक्वेशन 1 मिला था कि f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z इज इक्वल टू इधर मिलेगा डेल्टा u प्लस i डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। दोनों साइड में लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 कर ले, डेल्टा z टेंड्स टू 0 कर लेंगे। राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z की वैल्यू क्या होती है? f डैश z। बात समझ आ रहा है? f डैश z। आगे बढ़ेंगे, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा z प्लस i डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। अब आप क्या करेंगे? यहां से z पे अप्रोच करने के लिए एक बार x एक्सिस को अपना पाथ बनाएंगे और एक बार y एक्सिस अपना पाथ बनाएंगे। जब आप अप्रोच करेंगे x एक्सिस से तो y इज इक्वल टू 0 होगा। जब आप अप्रोच करेंगे y एक्सिस से तो x इज इक्वल टू 0 होगा। अब आपका क्वेश्चन ये था कि z तो अगर बीच में है तो आप x पे जाके फिर y पे चल रहे हो, ठीक है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो, जैसे मान लो हमने जो z लिया है, हमने ऐसे अर्जेंट प्लेन बनाया, हमने यहाँ पे z ले लिया, तो हम x से अप्रोच कर रहे हैं इसको, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि हम यहीं पे अप्रोच करें, हम यहाँ से भी इसको अप्रोच करते हैं। मतलब अलोंग x एक्सिस हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे अलोंग, जैसे मान लो रोड है ना, तो आप हाईवे से छोड़ के कभी कभी कच्ची वाली चलते हो ना, यहाँ स्कूल जाना है, हाईवे से ना जाके इस रोड से जाते हो, तो आप अलोंग एक्स एक्सिस ही तो मूव कर रहे हो। ये आपका स्कूल है, कॉलेज जो भी है, तो आप अगर ऐसे जा रहे हो तो यहाँ जा रहे हो। तो मतलब जब आप जो है हॉरिजेंटल मूव करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेंगे, तो उस टाइम जो है वाई पे आपकी जो चलने की जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी। यहाँ पे सिर्फ इसका ये मतलब था। ये मतलब नहीं था कि जेड पे पहुंचना पहले यहाँ आएंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो ऑब्वियसली आप दोनों पे चल रहे हैं और वो चीजें आपको बताई जाएंगी जब एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे। तो वहां पे ऑलरेडी यहाँ पे 2 वेरिएबल है, जेड इज अ वेरिएबल ऑफ यू एंड बी। वहां पे आपको u और भी फिर वेरिएबल में बटेगा, जहां पे आपको जीटा और नीटा में पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पे बताई जाएगी कि एक साथ जो है अप्रोच करोगे जेड पे, तो अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस दोनों तरीके से अप्रोच कर रहे हो। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में कैलकुलस में पढ़ा था कि आपके पास जो लिमिट निकालने वाली चीजें थी, ऐसे लिमिट निकालते थे तो यहाँ पे x y टेंड्स टू 0, 0 लेके चलते थे। ये पढ़े हो कि नहीं? और 11th में आप पढ़ते थे लिमिट सिर्फ x टेंड्स टू 0 पढ़ते थे। तो जैसे ही जब एमएससी में जाओगे तो यहाँ पे जो डेल्टा x और डेल्टा y मिल रहा है ना, दोनों एक साथ टेंड्स टू 0 करेंगे, तो ये वाला केस आपको मिलेगा जो मैंने इधर फोटो बना रखा है, सॉरी ये वाला। अभी यहाँ जाने का मतलब सिर्फ इतना कि आप अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप जो है जेड पे अप्रोच ऐसे कर रहे हो और इसका मतलब ऐसे कर रहे हो अप्रोच। ये नहीं कि आप इस पे चल रहे हो, आप इस पे चल रहे हो। अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या लिखा है? अलोंग एक्स एक्सिस। ये नहीं लिखा है कि ऑन द एक्स एक्सिस, अलोंग लिखा है ना? यस सर।
सब लोग बिल्कुल शांत पड़े हैं, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है तो शांत होते हैं, या तो आ रहा है तो शांत होते हैं। आई होप आपको ये जो डेरिवेशन है पूरा का पूरा याद हो गया होगा। यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग था। सुनो, ये कब का पूछा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है